हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजीव कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लास इसका ना क्लास नंबर 3 है और ये इस चैप्टर का आखिरी क्लास होगा। ठीक है, क्लास 11 से रिलेटेड जो भी बिजनेस स्टडीज का वीडियो है वो इस चैनल पे एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज करके उस पे मिलेगा आपको, और क्लास 11 अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया क्लास 11 अकाउंट्स के नाम से। वहां पे अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो उधर मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको सर्च करने में परेशानी ना हो इसलिए हमने प्लेलिस्ट सेपरेट बना दिया है। चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अगर आप ये वीडियो क्लास 3 देख रहे हैं पहली बार और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो क्लास नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्लास 2 तो जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये वीडियो क्लास 3 जो है वो कहीं ना कहीं उसी से लिंक्ड है। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 तो पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कहां तक पढ़ा था एक बार देखते हैं, उसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमें शुरू करना है कॉमर्स से। ठीक है, कॉमर्स पिछले क्लास में हमने देखा था यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी में को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हमने, बिजनेस, प्रोफेशन और एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री का पूरा पार्ट हमारा पिछले वीडियो में कवर हो गया था। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स। ठीक है, तो देखते हैं कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी यहीं पे इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, एक होता है ट्रेड और दूसरा एक्सुलरीज टू ट्रेड। तो लिख लेते हैं अपने कॉपी पे। तो कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा आगे जाके, ट्रेड और एक्सुलरीज टू ट्रेड। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्न्ड एज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द purchase and sale of goods. These are called as auxiliaries to trade and includes transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging, warehousing, etc. ठीक है, यानी कि auxiliaries to trade क्या हो गया? auxiliaries to trade और ट्रेड दोनों का यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दिया है। तो auxiliaries to trade क्या होगा? वो सारे एक्टिविटी सर्विसेज जो कि ट्रेड को सपोर्ट करते हैं उनको हम एक्सुलरीज टू ट्रेड बोलेंगे। ट्रेड का सिंपल डेफिनेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड एंड ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, these are called as services. These are called as services और auxiliaries to trade। और यही वो सिमिलर है, याद होगा आपको पिछले वीडियो में मैंने बोला था यही वो है टर्शियरी सेक्टर। बात टर्शियरी, एक सेकंड, टर्शियरी सेक्टर वही होता है एक्सुलरीज टू ट्रेड, दोनों सेम ही एक्सुलरीज टू ट्रेड। जब पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, तो मैंने बता दिया। आगे कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसीलिए बोल सकते हैं कि दोनों यानी ट्रेड और एक्सुलरीज टू ट्रेड का दोनों का डेफिनेशन है वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, that is trade, as well as auxiliaries such as banking, insurance, transportation, etc. Commerce provides the necessary link between producer and consumer। ठीक है, यानी जो प्रोड्यूसर है उसके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम जो होता है वो कॉमर्स के अंदर आता है। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके थ्रू ही जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूमर तक फ्रीली फ्लो हो जाता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। दस ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली जो कॉमर्स होता है वो क्या दूर करता है? हिंड्रेंस, यानी कुछ कमियां होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। हिंड्रेंस का मतलब कुछ कमी है उसको वो दूर करता है। तो ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड अंडर कॉमर्स। आगे हम बात करेंगे क्या क्या हिंड्रेंस है और कौन से वो कॉमर्स के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, जो एक्टिविटीज आते हैं जो उसको दूर करता है। अच्छा, मैं फिर से याद दिला दूं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आप
टू द पॉइंट याद कर लीजिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो 2-4 बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बार यहाँ पे वीडियो आपने देख लिया तो उसके बाद कहीं और आपको जाने का जरूरत नहीं है। इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, और मार्क्स ऑब्टेन करके आप भूल मत जाइएगा, मुझे बताने जरूर आइएगा कि क्या आपका एग्जाम में रिजल्ट रहा, ठीक है। और फर्दर आपको 12th में भी तो यहीं से पढ़ना है, चाहे वो अकाउंट्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, और फर्दर मैं इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अच्छा, तो द हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस क्या क्या है? पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, ये सब हिंड्रेंसेस है। आगे हम बात करेंगे कि इन हिंड्रेंसेस को कौन दूर करता है। द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, यानी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव बाय ट्रेड। कौन दूर करता है? ट्रेड। देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ओनरशिप। यानी हिंड्रेंस है, पर्सन का हिंड्रेंस है, यानी कहने का मतलब जो गुड्स है वो किसने बनाया? प्रोड्यूसर ने। अब प्रोड्यूसर को वो गुड्स नहीं चाहिए, अल्टीमेटली वो क्या चाहता है कि वो कंज्यूमर के पास चला जाए, तो ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, यानी पर्सन टू पर्सन वो गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये हिंड्रेंस कौन दूर किया? ट्रेड ने दूर किया। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो ये कौन सा हिंड्रेंस दूर किया? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम को डिफर किया। यानी देखिए ये आगे डिटेल में भी आएगा, यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है। थ्रू स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर और वेयर हाउस करके, एक्चुअली गुड्स अभी प्रोड्यूस हुआ और वो प्रोड्यूसर को 2-4 महीना 2-4 साल बाद अगर चाहिए, तो वो जो टाइम गैप होता है वो कौन हिंड्रेंस, उस हिंड्रेंस को कौन दूर करता है? स्टोरेज और वेयर हाउस, ठीक है। थ्रू फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो तब सेल हो। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क ऑफ लॉस। जो गुड्स हमने स्टॉक किया हुआ है या जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है उसमें कुछ रिस्क है, और उस रिस्क के हिंड्रेंस को कौन दूर करता है? अल्टीमेटली आगे जाके देखेंगे इंश्योरेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। और इसी को प्रोटेक्ट कौन करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस देता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक, यानी कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है बिजनेस को वो कौन देता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो हिंड्रेंस ऑफ मनी दूर करता है। एडवर्टाइजमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द गुड्स, एंड एडवर्टाइजिंग जो सर्विस है वो क्या दूर करता है? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेंस कॉमर्स इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन दूर किया? ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन दूर किया? वेयर हाउसिंग स्टोरेज। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस ने दूर किया। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंस ने दूर किया। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग ने दूर किया, ठीक है। इसको थॉरोली आप याद कर लीजिएगा। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब इजी है, आप सीधे पढ़ सकते हैं। आगे हम अब बात करेंगे ट्रेड का, ठीक है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड एसेंशियल पार्ट है किसका? कॉमर्स का। इट रिफर्स टू सेल और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसका सिंपल सा मतलब है सेल करना, गुड्स का ट्रांसफर करना और एक्सचेंज करना। इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और द यूजर। ये गुड्स जो कि किसने प्रोड्यूस किया था? प्रोड्यूसर ने, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर यूजर के पास पहुंचाने में मदद करता है। These days goods are produced on a large scale and it is difficult for producer for themselves to reach out the individual buyer for selling their product. Businessmen are engaged in trading activity to make the goods available to consumers in different markets. In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activity on a large scale. देखिए, अगर गुड्स किसी ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किया और केवल वो प्रोड्यूस ही करता गया और ट्रेडिंग नहीं होगा, यानी अल्टीमेटली सेल और ट्रांसफर और एक्सचेंज नहीं होगा, तो फिर उस गुड्स का प्रोड्यूस करना व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड भी करना उतना ही एसेंशियल है जितना प्रोडक्शन है, ठीक है। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ, अच्छा आगे देखेंगे हम, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया था, इसको कंप्लीट करता हूँ, ये पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑन 25 सितंबर 2014, यानी मोदी गवर्नमेंट जब फर्स्ट टाइम आई थी तो उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि मेक इन इंडिया, यानी सामान को
इंडिया में ही बनाया जाए, ठीक है। टू इनकरेज नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनी टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इसके थ्रू क्या हुआ, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी को इनवाइट किया गया कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे वो इंडिया में ही करिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज टू थ्रू दिस जॉब क्रिएशन होगा, स्किल में डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच आर एज फॉलो, और इन 25 सेक्टर्स में वो चीज लागू हुआ, ठीक है। वो मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, याद करने के का जरूरत नहीं है, ये मेक इन इंडिया का बस ऐसे ही देख लीजिएगा, याद मत करिएगा, ठीक। अच्छा आगे अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा ट्रेड, इसी के इन कंटिन्यूएशन अब आगे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, डोमेस्टिक और होम ट्रेड इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द, यहाँ पे जो इंटरनल ट्रेड होता है उसमें सेल परचेज कहाँ पे होता है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री। अच्छा, ट्रेड को फर्दर इन्होंने दो टाइप में बांटा, पहला हमारा इंटरनल ट्रेड और दूसरा जो हमारा है वो है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या हो गया, यानी यहाँ पे जो सेल परचेज होगा विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री होगा, ठीक है। दिस मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। इसको भी फर्दर किस चीज में बांट दिया इन्होंने, इसको भी फर्दर उन्होंने बांट दिया होलसेल और रिटेल पे, तो वो भी बात वहां पे हम लिख लेते हैं। इंटरनल ट्रेड को फर्दर डिवाइड किया हमने दो पार्ट्स में, क्या, होलसेल और रिटेल। पूरा ग्राफ बनाने से फायदा होगा कि पूरा आपको मूवमेंट इसमें समझ में आएगा। होलसेल क्या होता है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड कंपैरेटिवली इन स्मॉलर अमाउंट, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में परचेज होता है वो मेन पर्पस उसका फाइनल कंजम्पशन होता है, ठीक है। और होलसेल क्या होता है, जब सेल परचेज लार्ज क्वांटिटी में हो तो उसको होलसेल सेल बोलते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। अगला है हमारा एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा था हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है वहां पे सेल परचेज एक से ज्यादा कंट्री के बाहर, दो या दो से ज्यादा कंट्री के बाहर होता है। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड और इंट्रीपोर्ट, ठीक है। यानी कि फर्दर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड को इन्होंने कितने टाइप से बांटा, तीन टाइप से। पहला एक्सपोर्ट, ठीक है, मतलब आपको इजीली पता होगा, बता देता हूं मैं। दूसरा है हमारा इंपोर्ट और तीसरा है इंट्रीपोर्ट। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके कंट्री यानी इंडिया से अगर अमेरिका में गुड्स सेल हुआ तो वो एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट यानी अमेरिका से इंडिया में आया तो इंपोर्ट होगा। अच्छा, इंट्रीपोर्ट क्या हुआ, इंडिया में एक बंदा बैठा, उसने अमेरिका से सामान परचेज किया और सेल कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यानी इंडिया में वो सामान आया नहीं, लेकिन सेलर और कुछ ना कुछ फंक्शन इंडिया से जरूर हुआ, ना ही वो सामान इंडिया से आया ना ही इंडिया से गया, लेकिन एक सामान एक जगह से आ गया दूसरे जगह से चला गया, ठीक है। जैसे अमेरिका से परचेज हुआ, लेकिन परचेज किसने किया, एक इंडिया का बंदा था उसने परचेज किया और सेल वो बाहर से बाहर ही ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, तो वो सिचुएशन हो गया इंट्रीपोर्ट का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब एक बार देख लेते हैं कि ये क्या लिखा है, ठीक है। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी गुड्स अगर दूसरे कंट्री से परचेज हुआ, यानी सपोज करिए अमेरिका से इंडिया में आया तो इंडिया के लिए वो क्या हो गया, इंपोर्ट ट्रेड हो गया, ठीक है। इफ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्री, यानी इंडिया से अमेरिका में बेचा गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। और व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, यानी वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ लेकिन इंपोर्ट होते ही होते बाहर ही बिक जाएगा, तो उसको इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट किया लेकिन किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो मेरा किस चीज का एग्जांपल हो गया, इंट्रीपोर्ट का हो गया वो डेफिनेशन, ठीक है। एग्जांपल क्या बोला था मैंने कि अमेरिका से इंपोर्ट करके और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर दिया, वो इंट्रीपोर्ट हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ट्रेड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज जो ऑक्सिलरीज होते हैं, जो जरूरी होते हैं, वो क्या है, एक्टिविटी विच आर मीन फॉर असिस्ट करने के लिए, ऑक्सिलरीज कहने का मतलब असिस्ट करने के लिए, एक्टिविटी विच आर मीन फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दिस एक्टिविटी इज जनरली रेफर्ड टू एज services because these are in the nature of facilitating activity relating to industry and trade। और फिर से मैं याद दिला दूं, इसी में ये वही वाले आइटम्स है जो ऊपर में हमारे पिछले वीडियो में हमने बात किया था, टर्शियरी सेक्टर। रुकिए एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं कहां पे हमने बात किया था।
यहाँ पे जो हमने बात किया था इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये सिमिलर है, सिमिलर टू एक्सुलरीज टू ट्रेड, और यही वाला मैं बात बता रहा हूँ, एक्सुलरीज टू ट्रेड। यानी टर्सरी में वही सारे कवर होते हैं जो एक्सुलरीज टू ट्रेड में कवर होते हैं, यानी दोनों सिमिलर ही है, सेम ही है, सिमिलर क्या सेम ही है, ठीक है। और इनका नेचर क्या होता है, सर्विस नेचर का होता है, ठीक। तो एक बार हाईलाइट कर देता हूं मैं, दिस एक्टिविटी इज जनरली रेफर्ड to as services because these are in the nature of facilitating the activity relating to industry and trade। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो गए, वही जो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज एक्सुलरीज टू ट्रेड, ठीक है। और ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। In fact, these activities support not only the trade but also industry, and hence the entire business activity. Auxiliaries are an integral part of commerce इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल, यानी आपके पूरे बिजनेस को ये असिस्ट करता है। बिजनेस में हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एक्टिविटीज भी आ गया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी भी इसी के थ्रू चलता है, और इधर से कॉमर्स में ट्रेड भी इसी से चलता है, ठीक है। दिस एक्टिविटी हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस। बात हुआ था हमारा कि ये जो एक्टिविटी है बहुत सारे हिंड्रेंसेस है उनको रिमूव करता है। Transport facilitate movement of goods from one place to another. Banking provides financial assistance to the manufacturer and trader. Insurance covers various kind of business risks. ये सब हमने बात ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। Warehousing creates time utility by way of storage facility. Advertising provides information to the consumer. In other words, this activity facilitate movement, storage, financing, risk coverage and sales promotion of goods. Auxiliaries to trade are briefly discussed below. पहला हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो सेल कहीं भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, sugar in UP, Bihar and Maharashtra and so on. But these goods are required for consumption in different parts of the country. The obstacle of place is removed, यानी the hindrance of place is removed by transport। और ट्रांसपोर्ट किस थ्रू हो सकता है, रोड, रेलवे, कोस्टल शिपिंग के थ्रू हो सकता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल भी, जिस सामान से फिनिश गुड्स बनेगा, रॉ मटेरियल, उसका भी मूवमेंट चाहिए होता है। क्योंकि सपोज करिए यहाँ पे मेरे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिहार में, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो पहले फर्म यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसको रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, वहां से मंगवाना पड़ेगा। तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट का ही योगदान होता है। जहां भी अवेलेबल है रॉ मटेरियल वहां से मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज होगा। टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। रॉ मटेरियल आएगा कहां से, जहां पे है वहां से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जो जहां पे कस्टमर अवेलेबल है वहां से ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो फिनिश गुड्स जाएगा। Along with transport facility, there are also need of communication facility so that producer, trader, consumer may exchange information with one another. Transport के साथ consumer communication facility भी चाहिए होता है ताकि कि producer और ट्रेडर जो है और कंज्यूमर में कम्युनिकेशन हो पाए। और इसमें क्या क्या होता है, पोस्टल सर्विस हो गया या टेलीफोन सर्विसेज हो गए, ठीक है, मे बी रिगार्डेड एज एक्सुलरीज टू बिजनेस एक्टिविटी। अगला हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये क्या प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन अंडर अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। पैसे का हर चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, बिजनेस में हर काम के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। बिजनेसमैन के पास इतना पैसा हमेशा नहीं होता है कि वो अपना ही पैसा लगाए, उसको लोन लेना पड़ता है, और इस लोन को लेने के लिए वो बैंकिंग से उसका सर्विस लेता है। Thus बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। जो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस बिजनेस में फेस होता है वो कौन दूर करता है, बैंकिंग। Commercial banks generally lend money by providing overdraft and cash credit facility, loans and advances. Banks also undertake collection of check, remittances of funds to different places. बैंक का बहुत सारा काम है, पहला तो लोन दे सकता है, आपको कैश में क्रेडिट दे सकता है, आपके चेक को क्लियर करेगा, आपके फंड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करेगा, आपका अगर कोई बिल्स रिसीवेबल है उसको डिस्काउंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर। इन फॉरेन ट्रेड
कमर्शियल बैंक हेल्प एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, जैसे कमर्शियल बैंक जो है अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट दूसरे करेंसी में मिलेगा, वो अपने करेंसी में कन्वर्ट करोगे किसके थ्रू, बैंक्स के थ्रू। कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्पिंग टू हेल्प प्रोमोटर्स टू कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो प्रोमोटर को कंपनीज के केस में शेयर्स भी इशू करने में मदद करता है। ये आगे आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अगला हमारा इंश्योरेंस एज अ एक्सुलरीज टू ट्रेड। ये क्या प्रोवाइड करता है, बिजनेस के साथ रिस्क होता है, लेकिन कंपनी हमेशा कोशिश करती है बिजनेसेस के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, और उस रिस्क को मिनिमाइज करने का एक मोड क्या है, इंश्योरेंस, ठीक है। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरीज, फर्नीचर ईटीसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। और इन रिस्क को दूर करने के लिए कंपनी इंश्योरेंस करवा लेती है। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क और लॉस ऑफ डैमेज, यानी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो गुड्स या फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल होता है उसमें भी रिस्क है कि वो या तो लॉस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, चोरी भी हो सकता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं। एम्प्लॉइज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, यानी अगर कंपनी में बहुत सारे केमिकल और ऐसा सब सबस्टेंस है तो एम्प्लॉइज का भी इंश्योरेंस हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में कंपनी को अपने एम्प्लॉय को कुछ कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, उसके लिए भी उनका इंश्योरेंस करवा देती है कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस, ठीक है। इन सभी केसेस में इंश्योरेंस रिस्क मिनिमाइज करने में मदद करता है। ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम, और इसके लिए वो इंश्योरेंस वाला क्या लेता है, एक पेमेंट लेता है, नॉमिनल प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। The amount of loss, damage and compensation for injury, if any, can be recovered from the insurance company. और in case of जब loss और theft ये सब damage हो जाए तो फिर insurance company आपको उसका हर्जाना देगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसको रेगुलरली नॉमिनल प्रीमियम कुछ पे किया है। अगला हमारा वेयर हाउसिंग। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। ऐसा तो है नहीं कि गुड्स आपने बनाया और उसी टाइम आपके फैक्ट्री में ही कंज्यूमर खड़ा है कि हाँ जी जैसे ही प्रोड्यूस होगा मैं लेके चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गुड्स प्रोडक्शन और सेल के बीच में कुछ टाइम गैप होता है, और इसी टाइम गैप को दूर करने के लिए वेयर हाउसिंग के सर्विस को यूज किया जाता है। दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सो दैट कि जब कस्टमर को, कंज्यूमर को जरूरत पड़े उस टाइम अवेलेबल हो। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस एंड डैमेज, और गुड्स को ऐसा स्टोर किया जाता है ताकि कि ना ही वो खराब हो, यानी लॉस भी ना हो और उसमें डैमेज भी ना हो। वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड, ठीक है। वेयर हाउसिंग करने से क्या होगा, एक तो स्टोरेज कर पाएंगे, और दूसरा कि जब सामान चाहिए होगा मेरे कंज्यूमर को तब मेरे पास सामान अवेलेबल होगा और मैं इजीली सेल कर पाऊंगा, कंज्यूमर को वेट नहीं करवाऊंगा। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा कि कंज्यूमर के माइंड पे मेरे बिजनेस का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और मेरा गुडविल भी अच्छा होगा, ठीक है। प्राइसेस आर देयरबाय मेंटेन्ड एट ए रीजनेबल लेवल थ्रू आउट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स का अगर कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, ठीक है, तो प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे। अगला हमारा जो एक्सुलरीज टू ट्रेड है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल गुड्स, सोप, डिटर्जेंट etc, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है, ये बताती है कि मेरे पास पहला तो इंफॉर्मेशन देती है कि ये प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट का ये फीचर है जो कि मेरे कंपटीटर से अच्छा है, ठीक है, और उसी के थ्रू वो अपने कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, यानी जो कस्टमर बनने वाले हैं, उनको एल्योर कर पाती है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। Most of these goods are manufactured and supplied in market by numerous firms, big or small. It is practically impossible for producer and traders to contact each and every customer. Thus, for promoting sales, information about the goods and services available there, feature etc must reach potential buyer also. There is a need to persuade potential buyer about the uses, quality, और उसमें एडवर्टाइजिंग में वो क्या करते हैं, परसुएट करते हैं जो पोटेंशियल बायर होता है उसको कि मेरे प्रोडक्ट का, और वहां पे बताते हैं कि यूज क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, और वो कंपटीटर से क्यों अच्छा है और आपको वही बाय क्यों करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है एक्सुलरीज टू ट्रेड, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है।
और हिंड्रेंस वाला बात आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक। जो एक्सुलरीज टू ट्रेड अभी हमने पढ़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में, कि बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि कोई बिजनेस क्यों कर रहा है, तो मैं तो सिंपल एक ही बात बोलूंगा, बिजनेस में कोई भी काम होता है उसका सेंटर ऑफ एवरी एक्टिविटी क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करना कंपनी का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑल्दो अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो और भी होते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। An objective is the starting point of business. Every business is directed to the achievement of certain objective. Objective refers to all that business people want to get in return for what they do. Objective क्या होता है, यानी जो चाहते हैं आप, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस जो करता है वो क्या चाहता है, उसी को उसका ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। एज बहुत इजी है ये, ठीक है। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड ओनली फॉर प्रॉफिट। वैसे तो कैरिड आउट ओनली फॉर प्रॉफिट ऐसा नहीं है, ओनली वर्ड हटा दीजिए, कैरिड फॉर प्रॉफिट बट नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस पर्संस देमसेल्फ प्रोक्लेम दैट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं, प्राइमरी है। यानी कि इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेकेंडरी है, लेकिन ये प्राइमरी है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है, लेकिन अदर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। Every business is said to be an attempt on parts of the business people to get more than what has been spent or invested, or in other words to earn profit. देखिए सारे बिजनेस का एपिक पॉइंट क्या होता है कि वो जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा उनको कमाई हो, ठीक है। और जो बीच का जो ज्यादा हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। However, it is being increasingly realized nowadays that business enterprises are part of the society and needs to fulfill several objectives. ठीक, अब धीरे धीरे सबको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि केवल आप प्रॉफिट अर्न करके लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर सकते। तो अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट आपके पास और भी बहुत सारे सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका बिजनेस रन कर रहा है वो उस सोसाइटी एट लार्ज में कर रहा है, तो आपका उस सोसाइटी के लिए कुछ दायित्व बनता है, उस सोसाइटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है, ठीक है। मेन वही है, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एवरी बिजनेस इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन व्हाट हैज बीन इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। प्रॉफिट मे बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। अच्छा, प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट को मेन ऑब्जेक्टिव क्यों माना जाता है, उसका ये 5 पॉइंट है, पढ़ते हैं अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई, क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन वाई प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग ही क्यों है, ठीक है। तो इसका ये सारा पॉइंट है, प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका और ये सॉल्यूशन, ठीक। क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट में बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। ये बिजनेस पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम है, और बिना इनकम तो कोई रह ही नहीं सकता, ठीक है। इट कैन बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को अगर फर्दर एक्सपेंड करना है तो फिर ये पैसा जो प्रॉफिट कमा रही है उसी को यूज करेगी, इसीलिए प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेटली बिजनेस कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है, वो कहां से हमें पता चलेगा कि कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है मेरी बिजनेस, तो वो उतना ही इफिशिएंटली काम कर रही है, कह सकते हैं। इट कैन बी टेकन एज द सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, प्रॉफिट अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट को वैल्यू मिल रहा है, यानी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यूटिलिटी आपका प्रोडक्ट उनको दे रहा है। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, और बिजनेस का रेपुटेशन कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट से डिपेंडेंट है। अगर कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, यानी कह सकते हैं कि वो बिजनेस बड़ी है और वो रेप्यूटेड बिजनेस है। However, too much emphasis on profit
प्रॉफिट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव कैन बी डेंजरस फॉर गुड बिजनेस। यानी बिजनेस अगर केवल प्रॉफिट पे फोकस करने लगेगी तो वो उसके लिए दिक्कत का बात हो जाएगा। Obsessed with profit, business managers may neglect all other responsibility towards customer, employees, investor and society at large. ऐसा हो सकता है कि बिजनेसमैन प्रॉफिट के हवा में बह के वो जो उसके अदर स्टेक होल्डर है उनका ध्यान रखना बंद कर दे, ठीक है, और यहीं पे बिजनेस का पतन यानी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। दे मे इवन बी inclined to explore various section of the society to earn immediate profit. ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो बिजनेस वाले हैं वो बहुत सारे अनफेयर मीन्स यूज करके प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बात उनको ध्यान रखना चाहिए क्या कि इन सब मेथड से वो शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमा लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाएगा। दिस मे रिजल्ट इन नॉन कोऑपरेशन और इवन ऑपोजिशन फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। द एंटरप्राइजेस माइट लूज बिजनेस एंड मे बी अनेबल टू अर्न प्रॉफिट। यानी अल्टीमेटली जो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करोगे और इन सब मैल प्रैक्टिसेस को यूज करोगे तो आप शॉर्ट रन में तो कुछ पैसा कमा लोगे लेकिन लॉन्ग रन में आप खत्म हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस ही होगा। तो इसीलिए कंपनी धीरे धीरे ये भी रियलाइज करे कि एक्सप्लॉइटेशन करना गलत है क्योंकि वो अल्टीमेटली कंपनी को बिजनेस को लॉस पहुंचाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज हार्डली एनी साइजेबल बिजनेस एंटरप्राइजेज whose only objective is maximization of profit। यानी आज के डेट में बहुत रेयरली ही कोई ऐसा बिजनेसमैन मिलेगा जो कि बोलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव केवल और केवल प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उसको पता है कि केवल और केवल प्रॉफिट कमाएगा तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा बहुत दिनों तक, ठीक है। इसीलिए बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट अर्निंग अदर ऑब्जेक्टिव का बात यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। Since a business has to balance a number of needs and goals, it requires multiple objectives. It cannot follow only one objective and expect टू अचीव एक्सीलेंस, ठीक है। अगर कंपनी को बिजनेस को एक्सीलेंस अचीव करना है तो उसको केवल एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलना पड़ेगा और उसको फुलफिल करेगा तभी वो एक्सीलेंट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हैव टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया इन स्फीयर ऑफ बिजनेस, यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सभी एरिया में एग्जैक्ट फिक्स होना चाहिए कि सपोज करिए कंपनी का ये डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको कितने प्रॉफिट कमाने हैं। फर्दर हम पढ़ेंगे कि सपोज करिए कंपनी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है एज अ ऑब्जेक्टिव, तो उसको फिक्स होना चाहिए कि इतना एम्प्लॉय तो कम से कम हायर करना है उसको, ताकि कि सोसाइटी एट लार्ज को वो कुछ दे सके, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका एग्जिस्टेंस सोसाइटी के वजह से ही है। तो वही बोला कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक फिक्स होना चाहिए और एक स्पेसिफिक एरिया में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टारगेट हैव टू बी सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने बोला कि हमारा सेल्स टारगेट ये है तो फिक्स होगा कि सेल्स टारगेट को मुझे कितने परसेंट से बढ़ाना है या कहां तक पहुंचना है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड हैज टू बी एस्टिमेटेड, ठीक है, एंड द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड नीड्स टू बी डिफाइंड। ये सब डिफाइन होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन कॉन्क्रीट टर्म्स व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू। ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या पता चल जाता है कि कंपनी क्या देख रही है और वो क्या करने वाली है, ठीक है। Objective also enables the business to analyze their own performance and take steps as necessary to improve their performance. Objective से और क्या होता है कि कंपनी ने अपने पिछले कामों के एनालाइज किया और उसको या तो अगर कुछ कमी है उसको दूर किया, अगर कमी नहीं है तो उससे और बेहतर करने के लिए आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगी, ठीक। Objective are needed in every area where performance and result affect the survival and prosperity of business. Some of these areas are described as follows. यानी other objective ऑफ बिजनेस क्या है? पहला मार्केट स्टैंडिंग, यानी जो मार्केट है उसमें आप स्टैंड करें, यानी आप अपने कंपटीटर से आपका मार्केट शेयर बढ़ाइए, ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर, यानी कंपटीटर के कंपैरिजन आप अपना पोजीशन मार्केट में अच्छा करिए। अब बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन ए स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कंपटीटिव प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फैक्शन, और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करिए अपने प्रोडक्ट के जरिए। अगला है हमारा इनोवेशन, यानी आप हमेशा बिजनेस में इनोवेशंस करते रहिए, यानी प्रोडक्ट नया नया लाइए, अपने टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है उसमें भी इंप्रूवमेंट करिए, नया नया टेक्नोलॉजी आज के डेट में आ रहा है सबको आप इंप्लीमेंट करिए, ठीक है, अगर आपको लाइफ मतलब बिजनेस को फर्दर ग्रो करना है तो। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड इन वे समथिंग
इज डन और मेड, ठीक है। कुछ काम करने के तरीके में नया नया मेथड लाना, उसी को इनोवेशन बोलते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस एंड इनोवेशन इन वेरियस स्किल एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। नो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन फ्लोरिश इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन, देयरफॉर इनोवेशन बिकम एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब अगर आपको अपने कंपटीटर से आगे बढ़ना है तो आप इनोवेशन पे फोकस करिए, क्योंकि इनोवेशन के साथ आप प्रोडक्ट में नया नया क्वालिटी और जोड़ सकते हो और अपने कंपटीटर को compete कर सकते हो और उससे बहुत आगे आप निकल सकते हो, ठीक। अगला है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output with the value of input। आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, यानी कहने का मतलब जो आप वेस्टेज करते हो, लोअर योर वेस्टेज, ठीक है। आपको क्या लगता है, कंपनी ने 100 सामान बनाने के लिए इनपुट किया, क्या वो आउटपुट में 100 सामान ही आता होगा? क्या जरूरी है? नहीं, ठीक है। कुछ सामान मशीन के अंदर ही खत्म हो जाता होगा। तो यही कि आप 100 बना रहे हो और कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, इसमें जो गैप आ रहा है, जो कमी आ रहा है, उसको आप मिनिमाइज करो, ठीक है। यानी आप अल्टीमेटली कहने का मतलब इफिशिएंट बनिए, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ज्यादा खराब मत करिए, ठीक है। वेस्टेज आप अपना कम करिए, ये सब प्रोडक्टिविटी का मतलब। इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ इफिशियंसी। ये क्या है? मेजर ऑफ इफिशियंसी है। इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस, इवन एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज अवेलेबल रिसोर्सेज। इसीलिए कंपनी को जो भी एसेट्स, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके थ्रू बेस्ट काम करना चाहिए। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेज, etc. एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज फंड्स to be able to produce and supply goods and services to its customer. The business enterprises must aim at acquiring these resources according to their requirement and use them efficiently. देखिए, बिजनेस को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, whether it be फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मशीनरी और ऑफिसेज, ये सब। और जितना कंपनी को रिक्वायरमेंट है उतना ही ये सारे एसेट्स ले, क्योंकि उतना ही खरीदे जितना जरूरी है, ठीक है। और उनको भी यूज करें कैसे? इफिशिएंटली ही यूज करें, ठीक है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट हो, एज पर रिक्वायरमेंट कहने का मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं, क्योंकि कम होगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन में कमी आ जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो आपका वेस्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अर्निंग प्रॉफिट। ये क्या है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके बिना तो कोई जी ही नहीं सकता बिजनेस। One of the objective of business is to earn profit on the capital employed. Profitability refers to the profit in relation to capital investment. Profit क्या होता है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे और जो वो बन के आ रहा है उसी में जो गैप है वही आपका प्रॉफिट है। Every business must earn a reasonable profit, which is so important for the survival and growth. और प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपनी के सर्वाइवल के लिए, यानी बिजनेस के सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। कंपनी पहले फोकस करती है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए वो लॉस कमा सकती है, यानी कुछ दिन के लिए कंपनी लॉस कर सकती है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी को कोशिश यही करना चाहिए कि प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। Business enterprises need manager to conduct and coordinate business activity. Various programs for motivating manager need to be implemented. Manager performance and development therefore is an important objective. The enterprises must actively work for the purpose. देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं मैनेजर्स, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करना और इम्प्रूव करना ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी क्या प्रॉफिट कमाएगी वो डिपेंड करता है कि मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या है। और मैनेजर का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव किया जाए, अगर बेकार है तो उसको और ट्रेनिंग और ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स देके उसको और बूस्ट किया जाए, ताकि कि फर्दर वो काम अच्छा करे। वैसे ही वर्कर के परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाए और उनके एटीट्यूड में चेंज लाया जाए, ठीक है। एटीट्यूड में चेंज लाने का मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्कर है उसको ऐसा फीलिंग दीजिए कि वो जो काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, जो बिजनेस है वो उसका अपना है, तो वो जो काम करेगा वो बढ़िया से करेगा। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज। और अगर ऐसा एटीट्यूड आप देंगे तो वो उसका अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इंप्रूविंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस। इट शुड आल्सो ट्राई टू इंश्योर अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्क। यानी कि देखिए, अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड कहने का मतलब उसको ऐसा बनाइए कि वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज जो कर रहा है वो बिजनेस उसका अपना है, ठीक है।
अच्छा, कोई वर्कर बिजनेस के लिए 100% डिवोटेड कब हो? जब वो बिजनेस उसके सारे जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं उसको पूरा कर देगी, तो फिर और वर्कर को चाहिए क्या? वर्कर वहां पे काम क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। पैसा जितना उसको जरूरत है उतना बस पूरा कर दीजिए, उसके बाद जो हमारा वर्कर है वो बढ़िया से आपका काम करेगा। अगला हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी एट लार्ज में। तो सोशली भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के पार्ट में। क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड वर्क इन द सोसाइटी डिजायरेबल मैनर। पहला तो जो सोसाइटी का ही रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जाए। कुछ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल जो लिटरेसी के एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, ताकि कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। और जो आप काम करें वो सोशली डिजायरेबल मैनर में करें। फॉर एग्जांपल सोशली डिजायरेबल मैनर कहने का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे जैसे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, ठीक है, लोगों को परेशानी ना हो, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब आप ध्यान रखिए। ठीक है। और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी वाइज सही होनी चाहिए। ठीक है। Thus a business enterprises must have multiple objectives to satisfy different individual groups. This is essential for its own survival and prosperity. ये सब क्यों जरूरी है? कंपनी के खुद के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि बिजनेस में रिस्क होना एकदम कंपल्सन है। एनी बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिस्क। अगर रिस्क ही नहीं है तो बिजनेस माना ही नहीं जाएगा, और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि विदाउट रिस्क है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी, यानी मुझे पता ही नहीं है, ये अनसर्टेन है कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा और कितना लॉस इनकर करूंगा, इसी सिचुएशन को बिजनेस रिस्क बोलेंगे। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी मेरा प्रॉफिट क्या होगा वो मुझे पता नहीं, और इवन लॉसेस भी हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। For example, demand for a particular product may decline due to change in taste and preference of the consumer, or due to increased competition from other producers. Lower demand result in lower sales and lower profit. In another situation, the shortage of raw material in the market may shoot up its price. अगर मार्केट में रॉ मटेरियल जिससे आपका सामान बनने वाला है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सब अनसर्टेनिटीज हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क होना 100% कंफर्म है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। As a result, cost of production may increase, which in turn may reduce आपका प्रॉफिट। ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइजेस कंस्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा प्योर रिस्क। एक तो स्पेकुलेशन के साथ जो रिस्क आ रहा है, और दूसरा जो वास्तव में रिस्क है। स्पेकुलेशन रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है। स्पेकुलेटिव जो रिस्क होता है उसमें गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन फैशंस एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस are likely to result in gain, whereas unfavorable ones may result in losses. ठीक है। जो हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क है वो इन कारणों से होता है। अगर वो फेवरेबल है मेरे बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट देगा, और अनफेवरेबल है तो लॉस देगा। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली दोस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और नो लॉस। प्योर रिस्क जो होता है वो क्या देगा? या तो लॉस देगा या लॉस नहीं देगा। वो प्रॉफिट की बात नहीं करता, वो प्रॉफिट नहीं दे सकता। द चांस ऑफ फायर, जो फायर होगा, फायर में क्या, या तो फायर नहीं होगा या होगा। ऐसा नहीं होगा कि, बात समझ रहे हैं? चांस ऑफ फायर या तो मुझे लॉस देगा या लॉस नहीं देगा, प्रॉफिट तो कभी नहीं दे सकता। तो ये जो है वो प्योर रिस्क है। ठीक है। वो किसी भी स्पेकुलेशन पे डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है। वो होना है तो होगा, मतलब होना है तो होगा नहीं, मतलब होगा तो फिर उसको, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगला हमारा थेफ्ट हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सब प्योर रिस्क है। एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क, their occurrence may result in loss, whereas no non-recurrence may explain absence of loss instead of gain. ये गेन का बात बिल्कुल नहीं करता। इंस्टेड ऑफ गेन यानी अगर नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा, अगर हो गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चाहे हो या ना हो, गेन तो कभी नहीं हो सकता है उसमें। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? अगेन नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आएगा कॉजेज ऑफ रिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर पेक्यूलियर
कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना डीप में पढ़ा रहा हूँ, टाइम तो लग रहा है, लेकिन 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे इन वीडियोस को देख के। और मतलब आपको ऐसा वीडियोस फुल सिलेबस 100% लाइन बाय लाइन कोई कवर नहीं करवाएगा, और वो भी यूट्यूब पे आपको फ्री मिल रहा है। तो आप प्लीज इसका पूरा फायदा उठाइए, और अगर आपके दोस्त हैं तो उनको भी मेरा चैनल प्लीज शेयर करिए ताकि कि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछते रहिएगा। ठीक, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क होता क्यों है? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। बिजनेस में क्या है? अनसर्टेनिटीज है, इसीलिए रिस्क है। अनसर्टेनिटीज रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पता नहीं, इसी वजह से क्या होता है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस रिस्क होता है। नेचुरल कैलेमिटी, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्राइसेस, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी etc are some of the example of uncertainties which create risk for business because the outcome of these future events are not known। और इन फ्यूचर इवेंट्स का आउटकम हमें पता नहीं है। अगला हमारा रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी बिजनेस विदाउट रिस्क इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जहां बिजनेस होगा वहां रिस्क कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। देखिए, रिस्क नहीं होना इम्पॉसिबल है, बस रिस्क ऊपर नीचे, कुछ बिजनेस में ज्यादा और कुछ में कम हो सकता है। ठीक है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैनॉट बी एलिमिनेटेड, यानी रिस्क को कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? रिस्क का। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, यानी अगर नेचर और साइज आपका बड़ा है तो आपका रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आपका नेचर और साइज कम है तो फिर कम रिस्क होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एंड साइज ऑफ द बिजनेस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, आर द मेन फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। Similarly, a large scale business generally has a higher risk than that one of the small operating on a small scale। Profit is the reward for risk taking। जो आप बिजनेस रिस्क ले रही है उसी की वजह से प्रॉफिट कमा रहे, यानी कि वही रिवार्ड है किस चीज के लिए? रिस्क लेने के लिए। प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो रिवार्ड है किस चीज के लिए? रिस्क ले रहे हैं। यानी बिजनेस जो रिस्क ले रही है उसके लिए उसको जो रिवार्ड मिल रहा है, यानी उसको प्रॉफिट के रूप में क्या मिल रहा है? रिवार्ड। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस है। ठीक है, हायर द रिस्क इन्वॉल्व, ग्रेटर इज द चांस, हायर इज द चांस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, जितना ज्यादा बिजनेस में रिस्क होगा उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। ठीक, एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस जो होता है रिस्क लेता है, क्यों? जितना ज्यादा, क्योंकि उसको पता है जितना ज्यादा रिस्क है उतना ही ज्यादा है कि चांस कि प्रॉफिट का। यानी देखिए, रिस्क क्या होता है? सिंपल, कि आप कितना नीचे जा सकते हैं लॉस में और कितना ऊपर, यही जो दोनों में गैप है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलेंगे रिस्क। ठीक है, प्रॉफिट इज दस द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगला पॉइंट हमारा बिजनेस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो होता है उसका रीजन क्या क्या होता है? बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू वैरायटी ऑफ कॉजेस व्हिच आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला हमारा है नेचुरल कॉजेज, यानी जो नेचर के थ्रू होता है, यानी जहां पर लोगों का कोई प्रभाव कंट्रोल नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन, फेमेन, etc प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। ठीक है, ये क्या लॉस कर सकता है? बिजनेस के प्रॉपर्टी और इनकम को लॉस पहुंचा सकता है। अगला हमारा ह्यूमन कॉज, यानी जो लोगों के द्वारा किया गया लॉस है। फॉर एग्जांपल, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक कोई हमारा एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट निकल गया, केयरलेस निकल गया, नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय हो गया, पावर फेल्यूर के वजह से काम रुक गया, या स्ट्राइक हो गया, राइट हो गया, ये सब ह्यूमन कॉज है, यानी इसको मैनेज किया जा सकता है। देखिए, नेचुरल कैलेमिटी आउट ऑफ द कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन कॉज जो होता है वो कुछ हद तक कंट्रोल में है। अगला हमारा इकोनॉमिक कॉजेस क्या है उसका? दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। इसमें क्या क्या आता है? मेनली डिमांड फॉर गुड्स हो गया, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज,
फ्रॉम कस्टमर चेंज, और यानी वो सारे जो पैसे से मेनली रिलेटेड, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन etc, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस etc also come under this type of causes as they result in higher unexpected cost of operation और business. देखिए वो सारा जो पैसे से रिलेटेड, सपोज करिए जो कंपनी बैंक से उधार लेती है उसके रेट में इंक्रीज या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से उसके बिजनेस में रिस्क हो सकता है। अगर इंटरेस्ट का रेट कम हो गया तो वो रिस्क उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रॉफिट देगा। वैसे ही लेवी ऑफ हायर टैक्स का रेट अगर सरकार ने बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली कंपनी को के प्रॉफिट पे हैम्पर करेगा, ठीक है। अदर कॉजेज हैं, दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, मैकेनिकल फेल्योर हो गया, यानी नई सरकार आ गई और उसकी वजह से उसने ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया जो कि मेरे बिजनेस को हैम्पर कर दिया, ठीक है। सच आर बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये भी कहीं ना कहीं वैसे इकोनॉमिकल आना चाहिए, इकोनॉमिकल कॉजेज होना चाहिए, विच लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। ये सारा हो गया। अब अगला पढ़ते हैं। अच्छा, ये पहले एक बार देख लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा, मेथड ऑफ डीलिंग विद रिस्क, यानी रिस्क से, देखिए रिस्क को एलिमिनेट किया नहीं जा सकता, उसको बस मिनिमाइज, उसको कम कर सकते हो, उसको जीरो नहीं कर सकते। तो कंपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योरेंस लेती है वो इसीलिए होता है। Although no business enterprises can escape the presence of risk, there are many methods of business enterprises can use to deal with the risk situation. रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं बिजनेस के पास जो करती है। फॉर इंस्टेंस, इंटरप्राइजेस में डिसाइड नॉट टू इंटर इनटू टू रिस्की ट्रांजैक्शन। पहला तो यही कि जो बहुत सारे रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन है उसमें इंटर ही नहीं करेंगे, या दूसरा इंटर कर भी गए तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आग से बचने के लिए फायर फाइटिंग डिवाइसेस यूज करेंगे, ठीक है। टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया थ्रू आउट की, थोड़ा सा नॉमिनल प्रीमियम देके, और जो रिस्क है वो किसके पार्ट पे भेज दिया हमने, अब रिस्क कौन कवर करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजन इन करेंट अर्निंग एज इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और जो हमारा इस साल का प्रॉफिट है उसमें कुछ प्रोविजन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल जो हम अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट होते हैं, जैसे डेटर होता है तो सारा डेटर तो पैसा नॉर्मली वैसे तो हो सकता है दे भी दे, लेकिन हो सकता है कि कुछ डेटर पैसा ना दे, तो हम अपने पिछले जो भी ईयर्स होंगे 5 साल 10 साल 2 साल उसके बेसिस पे पता करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितना नहीं देता, उस हिसाब से हम प्रोविजन बना लेंगे। शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेस एज मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर मे डू बाय एग्रीइंग टू शेयर लॉसेस व्हिच मे बी कॉज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस। इसमें क्या होता है, कंपनी दूसरे बिजनेसेस के साथ, अगर कंपनी को ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि रिस्क ज्यादा है, तो वो क्या कर देगी, बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन के साथ वो उस प्रोजेक्ट में एंट्री करेगी, ठीक है। अगला हमारा स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि कंसीडर करना चाहिए किसी बिजनेस में एंट्री लेने से पहले, ठीक है। ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक जरूर है। Starting a business enterprises is similar to any other human efforts in which resources are employed to achieve certain objective. बिजनेस स्टार्ट करना जो लोग अदर काम करते हैं वैसा ही कुछ है, जहाँ पे कि पैसा लगाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसको करने के लिए सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन बिजनेस डिपेंडली Success results in business depend on success of the business depend largely upon the ability of entrepreneur or starter of a new business to anticipate problem and solve them with minimum cost. देखिए किसी भी बिजनेस का सिंपल, कोई भी बिजनेस चाहे वो नई हो या पुरानी हो, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके सर्वाइवल, यानी वो कितना आगे जाएगी कितना नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा। पहला कि आप कितना फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को कितना मिनिमम कॉस्ट यानी इफिशिएंटली आप अपने प्रॉब्लम को कितना इफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर कंपटीशन इज वेरी टफ एंड रिस्क आर हायर, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बिजनेसमैन बहुत हो गए, तो रिस्क, कंपटीशन ज्यादा है तो रिस्क हाई हो गया। सम ऑफ द प्रॉब्लम विच बिजनेस फर्म इनकाउंटर आर बेसिक नेचर। फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट अ फैक्ट्री प्लान्स मस्ट बी मेड about the location of the business, the possible number of customer, the kind of equipment required and the amount of money needed to procure them, to shop layout, purchasing and financing needs and hiring of worker for its effective implementation. देखिए
कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उससे पहला तो क्या काम करते हो कि वो कि जनरल जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, जैसे एसेट, पहले तो वो डिसाइड करेंगे कहाँ किस लोकेशन पे अपना बिजनेस परचेस करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, यानी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करेंगे, ऑफिस कहाँ सेटअप करेंगे। फिर ये पूरा बिजनेस का सेटअप तैयार करने में मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब करने में कितना खर्च होगा, फिर रॉ मटेरियल का खर्च कितना होगा, ये सब एंटिसिपेट पहले ही करते हैं। फिर वो पहले ही ये भी सोच लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कॉस्ट क्या इंकर करना है, उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में रखेंगे, या स्टार्टिंग में प्रॉफिट रखेंगे नहीं, या लॉस पे बेचेंगे, ऐसा कुछ कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है। ठीक है, कहाँ पे अपना शॉप रखेंगे, परचेस कहाँ कहाँ से करेंगे, फाइनेंस कहाँ से लेंगे, लोन लेंगे या शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, हम वर्कर किसके थ्रू हायर करेंगे। ठीक है, दिस प्रॉब्लम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ बिग बिजनेसेस। और अगर मेरा बिजनेस बड़ा है तो ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है, एंटीसिपेशन। ठीक है, however some of the basic factor which must be considered by anybody who is to start a business are as follow। ठीक है, बेसिक कुछ चीज है जो बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देखना चाहिए, वो इस प्रकार है। पहला, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, यानी आप किस बिजनेस के लाइन में जाना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, यानी किस नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या होगा। The first thing to be decided by an entrepreneur is the nature and type of business। क्या पहला है, the nature and type of business to be undertaken। ठीक है, यानी किस नेचर और टाइप ऑफ बिजनेस में आप जाना चाहते हो। He she will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has possibility of greater profit। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑब्वियसली पूछोगे बात कि किस केस में ज्यादा प्रॉफिट है। The decision will be influenced by the customer requirement in the market and also the kind of technical knowledge and interest the entrepreneur has for producing at a particular product। Although main factor तो बोलेंगे कि प्रॉफिट ही होगा इस डिसीजन को लेने के लिए कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस में जाएंगे हम, लेकिन अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल मार्केट है या नहीं है, टेक्नोलॉजी कितना एक्सपेक्टेड है उस बिजनेस में, और मुझे नॉलेज कितना है एंटरप्रेन्योर को, या एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट किस में है, किस नेचर में। ठीक, किस टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस है। दूसरा, साइज ऑफ फर्म, अब अपने फर्म का साइज क्या रखोगे, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल। ठीक है, साइज ऑफ फर्म और स्केल ऑफ ऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन at the start of the business। Some factor various favors a large size whereas other tend to restrict the scale of operation, restrict करने के लिए। ठीक है, if an entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time, he and she can arrange the necessary capital for the business, she will start the operation at a large scale। ठीक है, if the market conditions are uncertain, risks are high, a smaller business साइज बिजनेस वुड बी बेटर चॉइस। देखिए, अगर इंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस शुरू करने वाला है उसको पता है कि वो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसका जैसे ही लॉन्च करेगा बहुत धमाकेदार एंट्री होगा मार्केट में और डिमांड बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या ओपन करेगा, लार्ज स्केल पे। ठीक है, अगर उसको पता है कि जितना उस डिमांड को कैटर करने के लिए उसके पास फाइनेंस भी अवेलेबल हो जाएगा, फिर वो वही करेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि कुछ कंफर्म नहीं है कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट को के लिए डिमांड आएगा या नहीं आएगा या रिस्क ज्यादा है, तब वो स्मॉल स्केल ऑपरेशन पे ही जाएगा, और धीरे धीरे फिर बाद में वो अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो फिर वो वहां पे जाके फिर अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को बाद में लार्ज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। आप किस टाइप ऑफ बिजनेस का शुरू करने वाले हो, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस भी होता है। फॉर एग्जांपल सोल, ये सेल नहीं है, सोल है, SOLE है। ठीक है, SOLE सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। ठीक है, या पार्टनरशिप में खोलोगे या सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस करोगे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें मालिक एक ही होता है, यानी वो इंटरप्रेन्योर अकेले मालिक होता है। अगर आप पार्टनरशिप में जाओगे तो आप मालिकाना हक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ लोगों में, और जब अगर आप कंपनी खोलोगे तो पूरा ऑनरशिप बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप ऑनरशिप से रिलेटेड क्या सोच रहे हो, अगर आपको ऑनरशिप अपने तक सीमित रखना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना है। पार्टनरशिप जब कुछ ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनरशिप, और बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप खुले हो, यानी
कर सकते हो तो फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे टेक द फॉलोइंग फॉर्म: अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ईच फॉर्म हैज इट्स ओन मेरिट एंड डिमेरिट। द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर एज लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपको लार्ज स्केल बिजनेस करना है तो ज्यादा पैसे चाहिए तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ होगा। अच्छा, बाकी इनका मेरिट डिमेरिट हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे, तो यहाँ पे उसको बात ज्यादा नहीं करना। अगर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है फिर भी वही जॉइंट स्टॉक कंपनी। लायबिलिटी ऑफ ऑनर, अगर लायबिलिटी आपको लिमिटेड रखना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, अनलिमिटेड रखना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। ये मैं बात क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये फीचर है, मेरिट और डिमेरिट है उन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट डिवाइड करना है तो पार्टनरशिप और कंपनी, और नहीं करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करने में मदद करेंगे आपको कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप जाओगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ ओनरशिप आपका क्या होगा, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। उसके बाद अगला काम क्या होगा आपका, आप डिसाइड करोगे कि आपके बिजनेस का लोकेशन आप कहाँ दोगे। यानी अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए तो आप एक ही बात बोलोगे क्या, कि आपके बिजनेस का लोकेशन कहाँ होना चाहिए। मैं अगर पूछूं तो आप भी बता सकते हो जहां रॉ मटेरियल जो बिजनेस को चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो और मार्केट भी इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप अपना बिजनेस खोल दोगे। यानी आपको इफिशियंसी भी देखना पड़ेगा, यानी बहुत सारा कि आप इतना ही खोलो ताकि कि आपका कॉस्ट भी मेंटेन हो। ऐसा नहीं कि हर जगह पे जाके हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपका आपने अपना फैक्ट्री खोल दिया। ठीक है, वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज प्लेस वेयर द एंटरप्राइजेस विल बी लोकेटेड। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकन्वीनियंस इन गेटिंग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इनपुट और सर्विंग द कस्टमर इन बेस्ट पॉसिबल वे। देखिए, अगर आपने कहीं दूर दराज खोल दिया जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट, तो बहुत सारा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है अगर आपने रॉ मटेरियल खराब खरीद लिया। ठीक है, ऐसा जगह आपने बिजनेस ओपन किया जहां पे रॉ मटेरियल बहुत लो क्वालिटी, चीप क्वालिटी का मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फिर कस्टमर आपका सामान नहीं खरीदेगा। ठीक है, अच्छा, एक बार जब आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, लोकेशन चूज कर लिया, तो उसमें बहुत सारा फिक्स्ड खर्चा हो जाएगा। तो एक बार ये डिसीजन हो गया तो हो जाता है, अगर उसको रिवर्स करने में कंपनी को बहुत सारा लॉस इनकर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन कंपनी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, लोकेशन वाला। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, पावर सप्लाई एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सर्विसेज जहां इजीली अवेलेबल हो वहीं पे कंपनी को अपना लोकेशन चूज करना चाहिए। अगला हमारा फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, यानी financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as the continuing the proposed business. Capital is required for investment in fixed asset like land, building, machinery, equipment, and in current asset like raw material, books, debts, stock of finished goods. Capital is also required for meeting day-to-day expenses. Proper financial planning must be done to determine कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी को फाइनेंस से रिलेटेड सारा डिस्कशन कर लेना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए और वो पैसा, वो सोर्स क्या होगा, कहाँ से लाएगी और उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये सारा 3 मेनली डिसीजन। देखिए, कंपनी हर काम करेगी उसमें पैसा लगेगा, तो उसको ये डिसाइड करना कि पहला पैसा उसको कहाँ से लाना है, दूसरा कैसे, क्या उसका सोर्स होगा, पहले तो कितना चाहिए, दूसरा का क्या क्या सोर्स होगा और कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज। अवेलेबल ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। द डिसीजन relating to this factor will depend on the nature and size of the business, availability of the funds and the process of production। यानी इसमें मेनली बात क्या होगा हमारा कि बिजनेस जो है वो शुरू करने के लिए हमारा मशीनरी कितना चाहिए, ये सब डिसीजन इस कैटेगरी में आएगा। प्लांट लेआउट, यानी कि फैक्ट्री का लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी हैज बीन डिटरमाइंड, द एंटरप्रेन्योर शैल ड्रॉ अ लेआउट प्लान, यानी लेआउट प्लान ड्रॉ करेगी। सो द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी, यानी ये सारे जो मशीनरी है, फर्नीचर है, फिर ऑफिस कंप्यूटर्स है, ये सब क्या उसका लेआउट होगा, यानी कौन सा सामान कहाँ रखेगी। ठीक है, सो इन द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी, लेआउट मींस द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स यूज होंगे उनका लेआउट क्या होगा, फैक्ट्री में कौन सा सेटअप कहाँ होगा। ठीक है, ताकि कि फैक्ट्री इफेक्टिवली और इफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। ठीक है,
कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, यानी जो हमारा वर्कफोर्स हो, यानी जो हमारे एम्प्लॉइज होंगे, वर्कर होंगे, वो मोटिवेटेड हो और काम अच्छा करें, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉय हायर करना जो कि कंपिटेंट हो और कमिटेड हो। एवरी एंटरप्राइज नीड competent and committed workforce to perform various activities so that the physical and financial resources are converted into desired output। देखिए, दो कंपनी हर चीज में सेम हो सकती है, उसके पास सेम कैपिटल हो सकता है, ठीक है, सेम मशीनरी हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है, बस एक चीज जो कंपनी को अलग करता है वो होता है उसका एम्प्लॉय वर्कफोर्स, ठीक है। तो कंपनी को अपने वर्कफोर्स को हायर करने टाइम बहुत सोच समझ के हायर करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट हो, यानी जो काम के लिए आ रहे हैं वो करने में सक्षम हो, और कमिटेड हो, और फर्म के लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए काम करने में कमिटमेंट दिखाए, ठीक है, यानी फुली डिवोटेड काम करें, ठीक है। एवरी एंटरप्राइजेस नीड कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, और ये डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो और वो इफिशिएंटली, ठीक है, यानी कि बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, और इफेक्टिवली हो, यानी कम टाइम भी लगे। इफेक्टिवनेस देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है इफिशिएंट, यहां पे बात होता है नो वेस्टेज। देखिए, नो वेस्टेज कहना उतना मुश्किल है क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्ट हो ही सकता है, तो इफिशिएंटली कहता है हमारा नो वेस्टेज, यानी बर्बादी कम हो, और इफेक्टिवनेस क्या कहता है, इफेक्टिवनेस बोलता है हमें कि टाइम कम लगे, लो टाइम, यानी टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। यहाँ पे समान रिसोर्सेज वेस्ट होता है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये वैसे 12th का पार्ट है, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया। Since no individual enterprises can do everything himself, she must identify the requirement and skill of skilled and unskilled worker and managerial staff. Plans should also be made about how the employees will be trained and motivated to give their best performance। देखिए, कंपनी कोई भी बिजनेस होता है तो सारा काम केवल एक अकेला मालिक नहीं कर सकता, इसलिए उसको अलग अलग स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हायर करना पड़ता है, ठीक है, और उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना होता है और उनको उनके काम के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलरली ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। अगला हमारा टैक्स प्लानिंग। देखिए, टैक्स प्लानिंग भी करना जरूरी उतना ही है। टैक्स प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको आपके प्रॉफिट को, अल्टीमेटली जो आपके इन हैंड प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। तो कंपनी को ऐसा प्लानिंग करना चाहिए ताकि उसका टैक्स या तो जीरो ही हो जाए और या तो कम हो जाए, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी दिस डेज बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉ इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। देखिए, बिजनेस में टैक्स अब बहुत तरह का लगता है, और नेग्लिजेंस अगर करेंगे टैक्स का तो अल्टीमेटली आपको पेनल्टी या कोर्ट केसेस आपके अगेंस्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि कि जो टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटीज हैं वो आपके अगेंस्ट काम ना कर पाए, ठीक है। इसलिए आप सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल टैक्स प्लानिंग का मतलब टैक्स बचाना ही नहीं होता, टैक्स को एडहायर करना, उसके जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट है उसको फॉलो करना भी होता है। द फाउंडर ऑफ द बिजनेस हैज टू कंसीडर इन एडवांस द टैक्स लायबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉ और इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन बिजनेस डिसीजन। अलग अलग जो टैक्स लॉ है वो आपके बिजनेस पे कैसे कैसे इफेक्ट डालेगा वो भी समझना किसका काम है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है। लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, अब ये सब काम करके अल्टीमेटली आप अपने बिजनेस को लॉन्च करोगे। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबव मेंशन्ड फैक्टर हैव बीन टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विद एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द enterprise which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign, ठीक है। ये सब करके बिजनेस शुरू करके अब वो क्या करेगी, वेरियस जो रिसोर्सेस है उनको मोबिलाइज करेगी, यानी एक्टिवेट करेगी, यानी यूज करना शुरू करेगी। फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो वो भी कंप्लीट करेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज, और प्रोडक्शन शुरू करेगी, और अल्टीमेटली सेल्स प्रमोशन शुरू करके, और सेल्स भी यानी एडवर्टाइजमेंट और ये सब शुरू करके, और उसके बाद अल्टीमेटली कंपनी सेल करना शुरू कर देगी। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो को बंद मत करिएगा। मैंने जहां पे ये जो मैंने वो डिस्कस किया था, क्या जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था ये 2020
21 के रिगार्डिंग, तो मैंने वहां पे बोला था जब कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं उस चैप्टर को और सिलेबस से कंपेयर करा के आपको बता दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है। देखिए पहला तो ये बात समझिए, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया वो आपको कभी ना कभी लाइफ में जरूरत पड़ सकता है। तो नॉलेज तो एक बार हमने ले लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से 2020-21 का सिलेबस आपका 30% के आसपास कम हो चुका है, ठीक है। तो उन सिलेबस को जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो चैप्टर्स या टॉपिक्स जो इस चैप्टर से नहीं है आपके सिलेबस में, उसको मैं बता देता हूं। देखिए अगर आपका एग्जाम मार्च 2021 में होने वाला है, तब तो ये आप देखिए आगे वाला, ठीक है। नहीं तो अगर आपका एग्जाम मार्च 22 या फर्दर होना है तो फिर आपके लिए अब आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो इररिलेवेंट है, क्योंकि फर्दर जब नेक्स्ट ईयर आएगा 2021-22 तो गवर्नमेंट फिर से रिवाइज कर देगी और जो उसने 30% सिलेबस कम किया वो फिर से वहीं पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो पढ़ाया है मैंने वो तो हर बार के लिए अगले जितने भी साल सेम सिलेबस होगा अवेलेबल, ठीक है, जो बीएसटी में वो रहेगा, ठीक है। बेसिक कभी बदलता नहीं है, सिलेबस के चेंज होने से कोई आपका बेसिक जो नॉलेज है वो तो वही रहना है, ठीक है। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये था हमारा सिलेबस ईयर 2020 और 21 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है, ठीक है, वो क्या है, इवोल्यूशन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का जो हमारा 1 चैप्टर है। इसमें क्या बात हुआ ये तो छोड़ दीजिए, हिस्ट्री और ये सब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आना है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हमने पढ़ लिया बिजनेस का मीनिंग क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बिजनेस का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं बिजनेस प्रोसेस और एम्प्लॉयमेंट में, तीनों में हमने अंडरस्टैंड कर लिया, डिफरेंस क्या और कंसेप्ट समझ लिया और डिफरेंशिएट भी कर लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है समझ लिया हमने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है ये भी देख लिया हमने। अंडरस्टैंड द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी देख लिया। फिर इसको डिस्क्राइब किया, वेरियस इंडस्ट्री को भी पार्ट्स में बांटा, वो भी हमने देखा यहाँ पे। कॉमर्स एंड ट्रेड, एक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सब भी हमने देख लिया। बिजनेस रिस्क, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। यानी अल्टीमेटली एक चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है वो क्या है, वो यही है जो लास्ट में अभी मैं आपको पढ़ा रहा था। कौन सा, ये जो 3 पेजेज हैं लास्ट वाले, यानी पेज नंबर आपका 24, ये स्टार्टिंग अब बिजनेस बेसिक फैक्टर्स, वैसे ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम मार्च 22 या उससे बाद वाले में है तो फिर ये आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यानी पेज नंबर 24 में ये सब कट है आपका और 25 में आपका पूरा ये कट है, ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब आपके सिलेबस में है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, बस उन बच्चों के लिए जो मार्च 21 में एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम मार्च 22 और उसके बाद है तो फिर ये भी जो मैंने अभी कट करा वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो अब तक आपको पता चल चुका है 100% क्या, कि मैं जो सिलेबस है वो पूरा डीप में एनालाइज करने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ आपको। और यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं और भी इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी दूसरे चैनल है उसमें क्या होता है ना, उसका मेन डिसएडवांटेज दूसरे चैनल का क्या है, वो जो पार्ट्स में वीडियोस देते हैं 10 मिनट का 20 मिनट्स का, ठीक है। तो उसमें बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ पे है, सबको समराइज करने में। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया है वो नॉर्मली बनाऊंगा 40-50 मिनट या 1 घंटे के आसपास का, ठीक है। और सारा मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर रख दिया, जिस प्लेलिस्ट का मैंने नाम रखा है क्लास 11 बिजनेस स्टडी। आप वहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पूरा कोर्स बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। अच्छा, जो ये एक्सरसाइज है वो अपने घर पे आप ट्राई करिए। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका टॉपिक 100% क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो आप लाइक करिए। अगर मेरे पढ़ाने के तरीका आपको सही लगा तो भी प्लीज लाइक करिए, ठीक है। अगर सही नहीं लगा और आपको मतलब मेरा पढ़ाना सही नहीं लगा और आपको कोई डाउट रह गया, अगर आपको लगता है कि उसके लिए मेरा वीडियो डिसलाइक करना चाहिए तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपने वो काम क्यों किया और क्या वो रीजंस थे, ताकि कि मैं फर्दर जब वीडियो बनाऊं तो उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के कि प्लीज
ये मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बेनिफिट मिल गया तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की कमी की वजह से क्लासेस, पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो आपको अब तक पता है कि मैं यहाँ पे सारा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं। बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।